दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो 6 महीने का लास्ट जो करंट अफेयर चला रहे थे उसमें हमने सितंबर और अक्टूबर महीने है ना, इससे पहले का जो जो हमारा क्लासेस है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में स्टोर हो चुका है। तो आज जो है हम लोग, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम लोग नवंबर माह की समसामयिकी पढ़ने वाले हैं। और ये जो वीडियो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स होगा। इससे पहले मैंने सितंबर और अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा चुका है और जनवरी से अगस्त तक का 2 पार्ट में वीडियो ऑलरेडी वहां पर डला हुआ है। तो ऑलरेडी आप लोग चुनिंदा क्वेश्चंस जो थे वहां तक देखने का, लास्ट के जो 6 महीने का है इसका मैं क्या करा रहा हूँ, 4 महीने का सितंबर से आपका 9 दिसंबर तक का मैं करा रहा हूँ। इससे पहले जो क्लासेस है वो सारे क्लासेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डले हुए हैं प्लेलिस्ट में। तो आप जा करके वहां पे सर्च कीजिए और देखिए, है ना। क्लास का लिंक यानी कि वीडियो का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज नवंबर माह की समसामयिकी के साथ। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है केंद्र और राज्य के फैसले। केंद्र और राज्य के फैसलों से हम लोग पहले पढ़ेंगे। आपका जो क्वेश्चन होगा वो केंद्र राज्य के फैसले से होगा। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है हेमंत सोरेन कौन सी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो याद रखिएगा, चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और ये ऑलरेडी 2 बार इसी साल तो बन चुके हैं। ठीक है, रांची में राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली इन्होंने। गवर्नर वहां कौन है? संतोष कुमार। तो झारखंड गवर्नर वर्तमान में कौन है? संतोष कुमार इनको शपथ दिलाई। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर है। ठीक है, हाल ही में इनको विजय प्राप्त हुई है। झामुमो इनके का है। हेमंत सोरेन के पापा जी हैं, उनके पार्टी थी, है ना, शिबू सोरेन। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हैं हेमंत सोरेन। और पहली बार 13 में मुख्यमंत्री बने थे, दूसरी बार आपके 2019 में, तीसरी बार 24 में और चौथी बार फिर से 24 में। मतलब 24 में ही 2 बार। एक बार तो इनके ऊपर केस हो गया था तो वो क्या किए थे, अपना इस्तीफा दे करके दूसरे को बना करके गए थे, है ना। फिर वापस आके फिर शपथ लिए। तो इस एक ही आदमी 4 बार शपथ लिया है। पहली बार आपका 13 में, दूसरी बार 19 में, तीसरी बार 24 में, चौथी बार फिर से 24 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाओं में संविधान दिवस 2024 पर राष्ट्रपति ने किन 2 भाषाओं में संविधान की प्रतियां जारी की। तो याद रखिएगा कि 2 भाषा संस्कृत और मैथिली में देश के 75 साल, संविधान के 75 साल के पूरा होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर को, याद रखिएगा 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत का संविधान इस दिन लागू हुआ था। और छत्तीसगढ़ का जो होता है यहाँ पे 26 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होता है पीएससी का। तो डेट इंपोर्टेंट है 26 नवंबर। कहता है भारतीय संविधान दिवस, यहाँ से क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है सीजीपीएससी में। तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस होता है और इस साल 75 साल पूरा हुआ था, इसीलिए विशेष कार्यक्रम रखा गया जिसमें संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने संस्कृत और मैथिली 2 भाषाओं में संविधान की प्रतियां जारी की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में हिंसा बढ़ने की वजह से नवंबर 2024 में 5 जिलों के 6 थानों में फिर से आर्म्स फोर्स स्पेशल एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट आपसपा कानून लागू कर दिया। तो आप जान रहे होंगे कि मणिपुर में क्या लागू हुआ है, अभी वहां पे ही हिंसा चल रहा है। मणिपुर हिंसा लगातार ही चल रहा है। ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए 15 अगस्त 1942 को आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस जारी किया था। और तो याद रखना 1942 से ही चालू हुआ है आपसपा एक्ट। ठीक है, यह 4 ऑर्डिनेंस के लिए आधारशिला बना, जिनमें से एक आर्म्स असम डिसर्ड एरिया के लिए था, जिसे 1940 में विभाजन प्रेरित होकर आतंकित सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए लागू किया था। ठीक है, तो इसे आप डिटेल में देख सकते हैं। 55 में बना है, 58 में बना है। इस धार पर लगातार इसमें कानून बनाए गए। आपसपा एक्ट क्या होता है, जहाँ पे अशांत क्षेत्र होते हैं वहां पर ये जो कानून लागू होता है ना, अशांत क्षेत्रों में। तो हाल ही में मणिपुर जो था अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, जहाँ पे 6 थानों के 5 जिलों के 6 थानों में आर्म्स फोर्स एक्ट लागू किया गया। देखे होंगे हाल ही में बहुत सारी आगजनी घटनाएं हम लोग देखने मिली थी। ठीक है, डिस्टर्ब एरिया क्या होता है, सरकार एक क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया तब मानती है जब उस क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जातियों समुदाय के सदस्यों के बीच मतभेद या फिर विवादों के कारण सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बन जाए। मतलब कि शांति का खतरा बन जाता है, वहां पे अशांति फैल जाता है, तो वहीं पे क्या होता है, आपसपा कानून लागू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश। यहाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये है ना, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से क्रम के बने हैं 51वें, क्या ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो आपके संजीव खन्ना जी। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने। इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, इनके बहुत सारी जो थी फैसलों की वजह से ये भी चर्चित में रहे हैं, जैसे राम मंदिर बंदा हो गया,
ठीक है, आपका इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सारा मुद्दे में इन्होंने पार्टिसिपेट किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया के बिना ही मकान ध्वस्त करने की प्रक्रिया को संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करते हुए दिशा निर्देश जारी किए? तो याद रखिएगा, हाल ही में अभी बुलडोजर वाला बहुत सारा न्यूज देखने में आया था। तो आर्टिकल 21 के तहत ये आपके संविधान से क्वेश्चन जुड़ जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिना न्यायिक प्रक्रिया के आप मकान ध्वस्त नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 के तहत ये ऐसा बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति BR गवई, ठीक है, 2 लोग हैं, और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने यह बताया कि 13 नवंबर 2024 को यह आदेश जारी किया। यह बोला गया अदालत बुलडोजर से की गई तोड़फोड़ को डरावना दृश्य बताया और कहा कि कार्यालयीन न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। बोल रहा है कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है, विधायिका है, ये न्यायपालिका जगह नहीं ले सकती। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, आप बिना किसी को आदेश दिए किसी के घर तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो कार्यपालिका न्यायपालिका जगह नहीं ले सकती। कार्यपालिका आरोपी को दोषी घोषित नहीं कर सकती और उसके घर को ध्वस्त नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के जो आपराधिक कानून है, आपराधिक कानून के तहत आरोपी और दोषी को कुछ अधिकार और सुरक्षा मिली है ना। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को एक आदेश में भरा कि अवैध ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी, ठीक है। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट बताया कि आप कार्यपालिका है, न्यायपालिका बीच में हस्तक्षेप मत कीजिए, ये काम मेरा है, ठीक है। 1 मिनट में आ रहा हूं। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट का हम लोग ये देख चुके हैं डिसीजन। तो आर्टिकल 21 के तहत याद रखना है, आर्टिकल 21 के तहत क्या किया है ये कि आप किसी घर को, मकान को नहीं तोड़ सकते। और ऐसा 2 जजों की बेंच ने बताया था कि BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने यह फैसला दिया कि आप आर्टिकल 21 के तहत किसी घर नहीं तोड़ सकते बिना अधिकार के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। दिशा निर्देश क्या क्या है आप एक देख सकते हैं स्क्रीन में और आप पढ़ लीजिएगा। आपका क्वेश्चन क्या था, ये अनुच्छेद 21, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के आश्रय के मौलिक अधिकार को नष्ट करने के लिए बुलडोजर चलाने का डरावने दृश्य का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के तहत आप जीवन जीने का अधिकार है, आप किसी के घर को तोड़ नहीं सकते ऐसे, ठीक है, बिना किसी परमिशन के। तो कार्यपालिका का यह अधिकार नहीं है कि बिना परमिशन के सुप्रीम कोर्ट के आप किसी घर को बुलडोजर चलवा दे। बुलडोजर की राजनीति अब क्या होगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय किस राज्य के उग्रवादी समूह हिन्नी व ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया? तो याद रखिएगा मेघालय, ठीक है। मणिपुर के बारे में क्या है, मेघालय। और मेघालय में जो संगठन है उग्रवादी समूह, उसका नाम क्या है, हिन्नी ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। इस पर 5 साल के लिए क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 का मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो, याद रखना इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, प्रोबोवो सुबियांटो। अभी 26 जनवरी हाल ही में आयोजित हुआ था। तो इस बार कौन राष्ट्रपति आए थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, इनका नाम क्या है, प्रोबोवो सुबियांटो। बनाने के लिए भारत सरकार ने संपर्क किया, तो वो कौन है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांटो, ठीक है। इंडोनेशिया का राष्ट्रपति कौन है, प्रोबोवो सुबियांटो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोबोवो सुबियांटो कहाँ के राष्ट्रपति हैं, इंडोनेशिया के। जहाँ कहाँ आए थे, तो 26 जनवरी कार्यक्रम में आए थे गेस्ट बनके। केंद्र सरकार ने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया, इसका नाम बताइए। तो CRS ऐप, ठीक है। CRS ऐप क्या है, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप लॉन्च किया गया है, CRS ऐप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्ति से केंद्र सरकार ने नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसे नियुक्त किया? तो CAG कौन है वर्तमान में, के संजय मूर्ति, ठीक है। उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू का स्थान लिया। ये हिमाचल कैडर के थे, हाईएस्ट अधिकारी, ठीक है। CAG कौन है वर्तमान में, के संजय मूर्ति। इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो CAG वर्तमान में कौन है, के संजय मूर्ति, ठीक है। CAG की भूमिका क्या होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है संवैधानिक जिम्मेदारी। CAG केंद्र और राज्य स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी वित्त पोषित संगठनों के खातों की ऑडिट करता है। तो याद रखना, केंद्र स्तर पर ऑडिट करने का मेन काम किसका होता है, CAG का होता है। आर्टिकल 148 का तहत क्या है, संवैधानिक व्यक्ति है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कार्यालय की स्थापना करता है। आर्टिकल 148 इंपोर्टेंट आर्टिकल है, संविधान से क्वेश्चन जुड़ जाता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो ये कार्यकाल संभालते हैं। तो याद रखना कि CAG कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बाकी का कितना होता है, 5 वर्ष का, CAG का 6 वर्ष। CAG को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग नहीं,
महाभियोग, याद रखना महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए आता है, बाकी सबके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। याद रखना सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं जैसे उनको हटाया जाता है संसद में वोटिंग करके, वैसे इसको हटाया जा सकता है क्योंकि एक संवैधानिक पद है। आर्टिकल 148 के तहत क्या होता है, 6 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होती है और इनका काम क्या होता है, देश के सभी राज्यों के और हमारे विदेश के राज्य और राष्ट्र दोनों के खातों के ऑडिट करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। के हैं कौन, संजय मूर्ति। ठीक है, सीएजी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, तो अरविंदर सिंह साहनी। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी, याद रखना भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन है, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, सबसे बड़ी तेल कंपनी क्या है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, याद रखना भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। इसके चेयरमैन कौन है, अरविंदर सिंह साहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो हर्षवर्धन अग्रवाल। ठीक है, देखो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मतलब व्यापार संबंधित है, और व्यापार में कौन रहेंगे जी, मनिया लोग, अग्रवाल है ना। तो कॉमर्स मतलब कि ये व्यापारिक संस्था ही है फिक्की, तो ये फिक्की का अध्यक्ष कौन है, हर्षवर्धन अग्रवाल। याद रहेगा क्योंकि ये व्यापारिक संस्था है, व्यापारिक में कौन रहेंगे, अग्रवाल लोग रहेंगे। ठीक है, बनिया लोग जी। ठीक, चलिए आर्थिक से आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक से। रिश्वत के आरोप में किस देश की अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी पर अन्य देश के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। तो गौतम अडानी बहुत ही फेमस चर्चा पर्सन में है और इनके ऊपर यूएसए ने क्या किया था, वारंट जारी कर दिया था घूस देने के आरोप में। ठीक है, क्या मामला है, आरोप है कि गौतम अडानी समेत आरोपियों ने भारत के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को $250 मिलियन लगभग 2100 करोड़ रुपए रिश्वत देने का तैयार हुए। ठीक है, इसीलिए इनके ऊपर क्या हुआ एफआईआर हो गया अमेरिका में। ठीक है, तो डिटेल में देख सकते हैं, इसके में मुनाफा होने का अनुमान था, इसलिए अमेरिकी अदालत ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ और उनके भतीजे सागर अडानी और उनके अधिकारी विनीत एस जैन के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस से। डिफेंस से क्वेश्चन अगला है, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेना को जनरल की मानद उपाधि दी। याद रखना कि आर्मी चीफ कौन है वर्तमान में, जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। ठीक है, आर्मी चीफ कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। अभी याद में रखना कि 26, 28, 30। ठीक है, क्रम याद रखना 26, 28, 30। ठीक है, DAU दाऊ। ठीक है, दाऊ याद रखना है। D फॉर दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट है A से अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है U से उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, ये कौन है, थल सेना प्रमुख। ठीक है, अमरप्रीत सिंह कौन है, वायुसेना प्रमुख, और दिनेश कौन है, जल सेना। ठीक है, जल थल वायु तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। क्रम है 26, 28, 30। दाऊ याद रखना, दाऊ। ठीक है, DAU दाऊ। D से दिनेश कुमार त्रिपाठी जल सेना प्रमुख, 28 से अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख, और 30 U फॉर उपेंद्र द्विवेदी, ये है थल सेना प्रमुख। ठीक है, तो आर्मी चीफ जनरल कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी को पड़ोसी देश नेपाल ने अपनी सेना के लिए जनरल की मानद उपाधि दी थी। ठीक है, मानद उपाधि किसको मिला है, तो उपेंद्र द्विवेदी को, और कहाँ के देश ने दिया है, तो नेपाल ने इनको दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन से क्रम के हैं, 30वें नंबर के हैं। ठीक है, दाऊ याद रखना, दाऊ ट्रिक, DAU दिनेश कुमार त्रिपाठी, अमरप्रीत सिंह, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, 26, 28, 30। ठीक, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, DRDO ने नवंबर 2024 में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्टिंग की। इस तरह की मिसाइल की स्पीड क्या होती है, तो याद रखना जो भी हाइपरसोनिक होगा वो मैक से मतलब कि 5 गुना स्पीड होता है, आवाज से 5 गुना ज्यादा। ठीक है, आवाज से 5 गुना जो भी ज्यादा स्पीड होगा वही जो होगा आपका हाइपरसोनिक होगा। ठीक है, कब लॉन्च हुआ है, 16 नवंबर को लॉन्च हुआ है। ये कहाँ से लॉन्च हुआ है, ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, इसकी स्पीड की है आवाज से 5 गुना। ठीक है, आवाज से 5 गुना स्पीड है, लगभग 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होता है, ये चलता है। इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर ज्यादा है। ठीक है, कहाँ से लॉन्च हो सकता है, तो हवा से, पानी से, जमीन से, तीनों जगह से ये लॉन्च हो सकता है। कौन, आपका DRDO के द्वारा जो बनाया हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है,
मतलब ट्रायड सुविधा है, ट्रायड सुविधा मतलब तीनों जगह से लॉन्च हो सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट ग्राहक देश कौन से हैं? ठीक है, तो टॉप 3 डिफेंस मतलब रक्षा वाले, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब रक्षा में जो भेजते हैं, ग्राहक देश हैं यूएसए, फ्रांस और आर्मेनिया। ये 3 देश हैं जो डिफेंस डिफेंस मतलब रक्षा एक्सपोर्ट करते हैं, सामान को एक्सपोर्ट करने वाले ग्राहक देश हैं। ठीक है, यूएसए, फ्रांस और आर्मेनिया। ठीक है, डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मतलब लाना, एक्सपोर्ट मतलब भेजना। तो अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया, सबसे ज्यादा क्या है? यूएसए है, सब देश को हथियार देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद? ठीक है, नाम में ही देखो लिखा हुआ छुपा हुआ है ऑस्ट्रो हिंद, ऑस्ट्र से ऑस्ट्रेलिया और हिंद से इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया और हिंद का आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऑस्ट्रो हिंद किनके बीच होता है? ऑस्ट्रिया मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किन देश की नौसेना ने समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का आयोजन किया? देखो नाम में ही छुपा हुआ है सिम्बैक्स, सिम्बैक्स। ठीक है, तो सी से श्रीलंका, सिंगापुर है ना, सिंगापुर, आई एन सीन, सिम्बैक्स है, इन से इंडिया। ठीक है, तो सिंगापुर, सिम्बैक्स होगा। ठीक है, एस से श्रीलंका, सिंगापुर है ना, एस आई सिंगापुर, आई एन से इंडिया। ठीक है, तो सिंगापुर इंडिया, सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है सिम्बैक्स। ठीक, ये कहाँ आयोजन होता है? हार्बर चरण विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम आयोजित हुआ था, और समुद्री चरण जो होता है बंगाल की खाड़ी में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, सिम्बैक्स कहाँ होता है? तो सिंगापुर इंडिया के बीच में हुआ है सिम्बैक्स। ठीक है, ज्यादा ये क्वेश्चन बनता है, ये किन के बीच में होता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है। भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास विनबैक्स? नाम से देखो विनबैक्स, वी आई से वियतनाम, ठीक है, आई एन से इंडिया, वी फॉर वियतनाम, आई एन से इंडिया। ठीक है, तो वियतनाम के बीच होगा। ठीक है, नाम में ही उसका क्या होता है? छुपा होता है। तो सिम्बैक्स में सिंगापुर, विनबैक्स में वियतनाम। ठीक है, कहाँ हुआ है? अंबाला में आयोजित हुआ है। अंबाला कहाँ है आपका? पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच नवंबर 2024 में युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार? ये वज्र प्रहार याद करना पड़ेगा आपको, कि वज्र प्रहार यूएसए के साथ होता है। यूएसए क्या बनाता है? आपका हथियार बनाता है और सबको देता है वज्र, इसलिए वज्र प्रहार किसके बीच होता है? यूएसए के बीच, है ना। किस देश सेना के बीच नवंबर 2024 में वज्र प्रहार हुआ? तो यूएसए की सेना के बाद, यूएसए और इंडिया के बीच में। ठीक है, अमेरिका के इडहो राज्य में हुआ है। ठीक है, ठीक, बता चुका हूं मैं। भारतीय सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और सीडीएस कौन है अभी? जनरल अनिल चौहान, है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भी याद रखना है आपको। सीडीएस कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान। और थल सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। कौन से क्रम के? 30वें क्रम के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश की सेना के बीच गरुण शक्ति? बताया था, वरुण, गरुण और शक्ति तीनों किसे हो जाता है? फ्रांस के बीच। और एक गरुण शक्ति, ठीक है, ये गरुण होता है और एक गरुण शक्ति है, तो गरुण शक्ति होगा इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, ऐसे याद रखना कि इंडोनेशिया में क्या है? अंकोर वाट मंदिर है, जो कि विश्व का 8वां अजूबा है। और वहां पे कौन से मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है, और विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़। इसलिए रखना कि गरुड़ शक्ति किसके बीच होगा? इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, तो अंकोर वाट मंदिर याद रखना, अंकोर वाट में गरुड़ का, भगवान विष्णु का मंदिर है वो समर्पित, और विष्णु का जो वाहन होता है गरुड़ होता है। गरुड़ की शक्ति कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया में क्या होगा? गरुड़ शक्ति। और केवल गरुड़ बोलेगा तो फ्रांस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब से युद्ध अभ्यास हुआ? 1 नवंबर से 12 में, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में हुआ है। ठीक है, तो याद रखना इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, अभी हाल ही में राजधानी चेंज करने वाला है, नाम क्या है उसका? नूसा तारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टॉपिक इवेंट से, और इवेंट से पहला क्वेश्चन है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? रखना भुवनेश्वर, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में हुआ है। थीम है विकसित भारत में प्रवासी योगदान। ठीक है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजन होगा? 8 से 10 जनवरी को आयोजित होगा, जो कि हो चुका है। ठीक है, कहाँ हो चुका है? ओडिशा के भुवनेश्वर में। इसका आयोजन भारत सरकार, ओडिशा सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। शामिल कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इनके वेबसाइट में डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री और मोहन चरण मांझी जो ओडिशा के मुख्यमंत्री, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस हर दिन 9 जनवरी को मनाता है, इसलिए मनाता है कि गांधी जी 9 जनवरी को वापस आए थे 1915 में। उन्हीं की याद में हर साल 2015 से मोदी जी ने लगातार प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? साल 2003 में हुई थी, लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस 2015 से हर 2 साल में आयोजित होता है।
पहले 2003 से जब शुरू हुआ था तब प्रत्येक साल होता था, प्रत्येक एक साल में। लेकिन जब 2015 से मोदी जी आए तो बोले कि अब रेगुलरिटी ना करके हर 2 साल में इसको आयोजित करेंगे, ठीक है। शुरुआत हुआ था 2003 में, लेकिन हर 2 साल में 2015 से शुरू हुआ है, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में कहाँ आयोजित होगा? तो प्रगति मैदान में, हर साल वही होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपोत्सव दौरान वर्ष 2024 में अयोध्या के कितने दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 25 लाख, कुल 25 लाख दीप जलाए गए थे। 25,12,585। बोलो श्री रामचंद्र की जय, ठीक है। तो दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में कितने दीप जलाए? 25 लाख दीप जलाए, और इस आधार पर हम लोग क्या बने हैं? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक। 25 लाख, समझ सकते हो आप लोग। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। याद रखना, कुछ समझ में नहीं यार, नई दिल्ली लगा देना, बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं नई दिल्ली में, ठीक है। तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ है। चलिए पहला है हाँ नई दिल्ली में। इसका आयोजन भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और कौन है? संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कहाँ हुआ है? आपका 5 से 6 नवंबर को हुआ है। इस विषय का एशिया को सुदृढ़ बनाने के लिए बुद्ध धर्म की भूमिका, इस पर जोर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खेल से, और खेल से क्वेश्चन है, बिहार के किस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन होगा? 2025 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको टिक मार लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2025 में जो क्या होगा भारत में? खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम। देखो खेलो इंडिया ना 4 प्रकार के होते हैं। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम। जब 12-14 साल का होता है उसको बोलते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम। जब यूनिवर्सिटी गेम 21 साल को जाते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी गेम। बाद होता है पैरा गेम्स और विंटर गेम्स। तो 4 प्रकार के खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और क्या होता है? शीतकालीन गेम्स। जो शीतकालीन गेम्स अभी हाल ही में आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख में हो रहा है, ठीक है। तो केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया ने 21 नवंबर को बताया कि 10 से 15 दिन का गैप भी होगा इन दोनों के बीच, और खेल सबको बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करना इसका उद्देश्य है। इसका आयोजन 2 स्टेडियम होता है, मैंने बताया था, 17 वर्ष से कम और 21 वर्ष से कम। 17 वर्ष से कम कहाँ होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसको पहले स्कूल गेम्स बोला जाता था, इसको बाद में यूथ गेम नाम चेंज कर दिए। 2018 से शुरुआत हुई है, ठीक है, 2018 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक। अब 21 वर्ष से कम वाले को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी गेम या कॉलेज गेम्स, ठीक है। कॉलेज के छात्र होते हैं, 21 साल में कॉलेज पहुंच जाते हैं, इसलिए। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 विजेता कौन है? तो भारत है, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार के नालंदा जिले के राजगीर शहर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था बिहार के राजगीर में। विजेता है भारत, पुरुष और महिला दोनों का, ठीक है। टीम इंडिया ने चीन को 1-0 हरा करके खिताब जीता है। लगातार दूसरी बार ट्रॉफी हम लोग जीते हैं। 2023 में भी रांची में और 2016 में सिंगापुर में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी थी। एशिया में अगर कभी होगा कोई भी मैच तो कौन जीतता है? प्रोबेबिलिटी चांस होता है कि इंडिया जीतेगा। तो आपके अगर ऑप्शन में एशिया शब्द लगा हुआ है और वहां पे ऑप्शन में भारत है तो आप एक बार रिस्क ले सकते हो, अगर नहीं पता है तो, क्योंकि एशिया के जितने भी गेम्स होते हैं उसमें भारत का प्रतिनिधित्व ज्यादा होता है और उनके जीतने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो एशियाई चैंपियनशिप में कौन जीते हैं? इंडिया, ठीक है। देखो लगातार जीता हुए हम लोग, 24 से पहले 23 जीते हैं, 23 से पहले 16 जीते हैं, ठीक है। राफेल नडाल ने अपना आखिरी कौन सा मैच खेला जिसके कारण उन्हें संन्यास लिया? तो डेविस कप, ठीक है। 19 नवंबर को उनको होम ग्राउंड मलागा में डेविस कप खेला था और डेविस कप उनका आखिरी मैच था, जिसके बाद उन्होंने संन्यास लिया। राफेल नडाल कौन से खेलते हैं? टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। उन्होंने अपने जीवन में 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 24 ग्रैंड स्लैम के साथ सर्वाधिक मैच जीतने वाले कौन है? नोवाक जोकोविच, जो मैं हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। नोवाक जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम, ठीक है, सर्बिया के हैं। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब पुरुष के विजेता किसने है? कौन है? मैग्नस कार्लसन, ठीक है, नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं, तो जो कि टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब जीते हैं। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन। अब तो हमारा भाई आ गया डी गुकेश, है ना। ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की है और ये हुआ कहाँ था? कोलकाता में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब चैंपियनशिप महिला किसने जीती है? तो महिला ये कैटरीना लैग्नो, ठीक है। पुरुष में कौन आएगा? मैग्नस कार्लसन, और महिला में कहेंगे कैटरीना, ठीक है, याद रखना है। कैटरीना तो नहीं भूलोगे, बाकी लैग्नो को ना भूल जाओ। ये कहाँ है? कैटरीना रूस की खिलाड़ी है, ठीक है। टाटा इंडिया शतरंज चैंपियन कौन जीती है? महिला में कैटरीना,
कैटरीना कैफ से याद करना। महिला में कौन है? कैटरीना। पुरुष में मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन तो फेमस नाम है। महिला एशिया चैंपियनशिप बिहार के किस शहर में हुआ? बता दूंगा, राजगीर में हुआ है। ठीक है, राजगीर कहाँ है? नालंदा जिले का एक शहर है। कब से कब आयोजन हुआ? तो 11 से 20 नवंबर को हुआ है। 11 से 20 नवंबर को हुआ है। ठीक है, 6 देश शामिल हुए थे। 6 देश कौन कौन से हैं? भारत, चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड। ठीक है, भारत, चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया, थाईलैंड और भारत। ठीक है, और जीता कौन है? भारत। ठीक है, भारतीय टीम कप्तान कौन है? कप्तान का नाम रखना है। भारतीय हॉकी टीम कप्तान है सलीमा टेटे, जो कहाँ से है? सलीमा टेटे झारखंड से है। ठीक है, इनका उप कप्तान कौन है? नवनीत कौर है। कप्तान का नाम रखना, सलीमा टेटे को मत भूलना। ठीक है, राजगीर में हुआ है आयोजन। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ठीक है, WTA फाइनल 2024 का खिताब किसे जीता? ठीक है, कोको गॉफ। ठीक है, WTA वर्ल्ड टेनिस कोको गॉफ ने, अमेरिका के कोको गॉफ ने WTA फाइनल 2024 का खिताब जीता। यह मैच रियाद, सऊदी अरब में हुआ था। WTA का फुल फॉर्म होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। ठीक है, तो वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन का खिताब किसे जीता है? कोको गॉफ। कोको गॉफ कहाँ की? अमेरिका में। अमेरिका में क्या पीते हैं? कोको कॉफी जी। कोको गॉफ ने WTA मतलब वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन फाइनल खिताब जीता है। कहाँ मैच हुआ था? सऊदी अरब में है, उसके रियाद में। दुनिया का सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो अनीश सरकार, 3 वर्षीय हैं। ठीक है, 3 वर्षीय युवा खिलाड़ी हैं, सबसे युवा। ठीक है, सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी है अनीश सरकार। अनीश सरकार का है, 3 वर्ष के हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा रैंक पाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी हैं। तो दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कहाँ से है? इंडिया से है। कोलकाता के रहने वाले हैं। अंडर 19 और अंडर 13 प्रतियोगिता में उन्होंने हिस्सा लिया था और उन्होंने जीत हासिल की। भारतीय रैंकिंग उनकी थी 1555। ठीक है, फिडे रैंकिंग, फेडरेशन ऑफ, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेस फेडरेशन। फिडे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। T20 में ना, अभी T20 मैच चल रहा था, उसमें संजू सैमसन लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं T20 में, याद रखना। ठीक है, संजू सैमसन। ऐसा करने वाले कौन है? वो पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में 3 गोल्ड सहित 17 पदक जीते हैं। इनमें से गोल्ड मेडल विजेताओं के नाम बताइए। तो 3 गोल्ड है और 3 गोल्ड में नाम रखना, पार्थिवी ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी, हेमंत सांगवान। तो 2 या पार्थिवी नाम याद कर लो, वंशिका नाम याद कर लो और हेमंत। ठीक है, हेमंत, वंशिका और पार्थिवी। हेमंत, वंशिका, पार्थिवी क्या जीते हैं मुक्केबाजी में। ठीक है, हेमंत को मुक्का कौन मारा? वंशिका और पार्थिव मार दिए। ठीक है, दोनों लोग मुक्का मारे, किसको? हेमंत को जी। ठीक है, तो हेमंत, वंशिका, पार्थिवी। ठीक, याद रहेगा, हेमंत, वंशिका, पार्थिवी किसमें जीते हैं? अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, है ना, 3 गोल्ड मेडल जीते थे। गोल्ड मेडल क्या रखना, कहाँ हुआ था? कोलोराडो यूएसए में। आयोजन कहाँ हुआ था? कोलोराडो यूएसए में। 25 से अक्टूबर से 5 नवंबर, इंपोर्टेंट नहीं है, कहाँ हुआ था? कोलोराडो यूएसए में। नाम रखना, पार्थिवी, वंशिका और हेमंत सांगवान। नाम भी याद रहेगा, चल जाएगा, एग्जाम में बन जाएगा। भारत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते? तो टोटल 9 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है। ठीक है, घर ला के आए हैं 1 गोल्ड। ठीक है, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज है। ठीक है, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। हुआ कहाँ था? अल्बानिया की राजधानी तिराना में। अल्बानिया की राजधानी तिराना में क्या हुआ था? अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। और वो वाला कहाँ हुआ था आपका? ये हुआ था आपका कोलोराडो यूएसए में, अंडर 19 विश्व कुश्ती, जिसमें 3 लोग जीते हैं, वंशिका, ठीक है, और आपके कौन है? पार्थिवी और हेमंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पढ़ लिए, 1 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीते हैं और 7 ब्रॉन्ज, टोटल 9 मेडल जीते हैं। आयोजन हुआ था अल्बानिया की राजधानी तिराना में। चैंपियनशिप में 23 वर्ष से कम आयु के पुरुष और महिला दोनों पहलवान ने भाग लिया। चिराग चिक्कारा ने भारत के लिए एकमात्र गोल्ड जीता, जिसका रखना चिराग चिक्कारा। ठीक है, अंडर किसमें? अंडर याद रखना, अंडर 21 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने, अच्छा अवार्ड से, नेक्स्ट क्वेश्चन अवार्ड से, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया में बेस्ट फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? ठीक है, टॉक्सिक, टॉक्सिक मूवी को। ठीक है, टॉक्सिक समझते हो ना, वही है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, टॉक्सिक। ये लिथुआनियाई फिल्म है, इसके लेखक निर्माता बिलोटे हैं, मॉडर्न नहीं है उतना। टॉक्सिक याद रखना। ठीक है,
इस फिल्म में आर्थिक रूप से वंचित समाज की किशोरावस्था और युवावस्था में बदलाव की कहानी बताई गई है। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है, टॉक्सिक को। ठीक है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है, टॉक्सिक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, याद रखना कभी भी ना, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ होता है, हमेशा गोवा में ही होता है। ठीक है, कहीं पूछेगा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ होता है, गोवा में होता है। और कौन से क्रम का हुआ है, 55वां क्रम का हुआ है। ठीक है, इस फिल्म में फिल्म इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है, तो एक ही आदमी पर्सनालिटी बेहतर था, 12th जो फेल किया था। ठीक है, कौन है, विक्रांत मैसी, 12th फेल में इन्होंने किरदार निभाया है और बहुत अच्छा किरदार निभाया है। इन्हें वर्ष 2023 की ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म 12th फेल के लिए मिला है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। ठीक है, काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, तो विक्रांत मैसी है ना, मुझे मिर्जापुर में भी काम किए थे, उनका नाम बना था मिर्जापुर से। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था, गोवा में, 20 से 28 नंबर, इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ हुआ था, इंपॉर्टेंट है गोवा में। ठीक है, फिल्म क्या था, युवा फिल्म निर्माता, भविष्य अभी है। ठीक है, फोकस देश था ऑस्ट्रेलिया। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट डायरेक्टर सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसे मिला है, बोगदान मोरसनू। ठीक है, और मूवी कौन सा था, गोल्डन पिकॉक, तो टॉक्सिक। ठीक है, ये उन्हें फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर कैम के डायरेक्शन के लिए दिया है। किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 में अपने देश के सर्वोच्च सम्मान लॉर्ड ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, है ना, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किससे सम्मानित किया है, गुयाना के राष्ट्रपति ने। ठीक है, गुयाना के राष्ट्रपति ने उनको क्या दिया है, एक्सीलेंस का अवार्ड दिया है मोदी जी को, गो एक्सीलेंस। ठीक है, याद रखना, गो एक्सीलेंस। ठीक है, तो गो से गोयाना और एक्सीलेंस से मोदी जी को, क्योंकि ऑर्डर ऑफ तो सब में नाम लगे रहता है। ठीक है, तो मोदी जी का नाम क्या है, मोदी जी को क्या बोलना है, गो एक्सीलेंस। ठीक है, गो से गोयाना, एक्सीलेंस से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। किसको मिला है, गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने, इरफान चचा ने किसको दिया है, मोदी जी को। ठीक है, इरफान अली ने प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। आपके लिए इंपोर्टेंट है, गुयाना का राजधानी है जॉर्ज टाउन और मुद्रा है गुयानी डॉलर, ये एक कैरिबियाई देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार विजेता देख सकते हो आप यहाँ पे, नोबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो नोबेल पुरस्कार आज भी हम लोग देखेंगे। फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवुन। ठीक है, इसको क्या के लिए मिला है, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। याद रखना, जहां तक मैं एनालिटिक किया हूं, कभी भी 2 से 3 नाम होता है, उसको नहीं पूछता, क्या पूछता है, किस क्षेत्र के मिला है। हालांकि आपको रटना सभी चीज है, लेकिन अभी एग्जाम हॉल में मैं क्या बता रहा हूँ कि क्या एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप अगर पिछले साल का एनालिसिस देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन सिंगल नाम से पूछे गए हैं, जैसे शांति हो गया। ठीक है, या फिर जो जिसमें सिंगल नाम आते हैं ऐसा नाम पूछता है, और जिसका डबल ट्रिपल नाम होता है उसमें क्या पूछता है कि किस लिए सम्मान मिला। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो चिकित्सा में किस लिए मिला है, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। एक लाइन में रखना है, चिकित्सा में किस लिए मिला है, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए विक्टर गैरी। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकून को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स से। फिजिक्स से याद रखना, जेफरी हिंटन और हॉपफील्ड। ठीक है, जेफरी हिंटन हॉपफील्ड। ठीक, सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना भी याद होगा तो भी बन जाएगा एग्जाम में। जेफरी हिंटन हॉपफील्ड, जेफरी हिंटन हॉपफील्ड को भौतिक क्षेत्र में मिला है, काहे के लिए मिला है, कृत्रिम तंत्रिका तंत्र नेटवर्क में विकास में सांख्यिकी भौतिक अवधारणा का उपयोग करने के लिए। ठीक है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क एआई। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एआई, तंत्रिका नेटवर्क में विकास में सांख्यिकी भौतिक, ठीक है, स्टैटिकल फिजिक्स की अवधारणा का उपयोग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रसायन विज्ञान से। रसायन में क्या हो रहा है, रसायन में क्या है, बेकर। ठीक है, बेकर हंस दिस, देखो हंसा बीस क्या बोलते हैं, बेकर जंप करके हंस दी, बेकरी, बेकरी जंप हुआ तो क्या हुआ, हंस दिया। याद रखना ऐसे क्वेश्चन। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एस जंपर। ठीक है, तो बेकरी जो था, बेकरी मतलब आप जानते हो बेकरी मतलब ब्रेड ब्रेड होता है ना, बेकरी, बेकरी प्रोडक्ट। तो बेकरी जंप किया तो कोई क्या कर दिया, हंस दिया, तो उसी बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में हंस दिस यार। तो बेकरी, बेकर जंपर हंस दिस, बेकर जंप किया तो क्या कर दिया, वो हंस दिया। किसमें, रसायन में। और रसायन में क्या होता है, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, है ना, बनाने के लिए बेकरी में। तो बेकर जंपर हंस दिस, हंस दिस मतलब हंस दिस। ठीक है, 3 नाम है, मैं याद कर इसलिए करा दे रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, किस क्षेत्र में मिला है। डेविड बेकर को कम्युनिकेशन प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो बेकरी में क्या खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं हम लोग, बेकरी में क्या खा रहे हैं, प्रोटीन। तो बेकर को किस लिए मिला है, प्रोटीन डिजाइन के लिए। और डेमिस हसाबिस जो हंस दिया,
और जॉन एंड जम्पर को प्रोटीन, मतलब सभी को प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए दिया है। इनको प्रोटीन के डिजाइन के लिए तो बेकरी से क्या करना है, प्रोटीन का डिजाइन करेंगे, और इन दोनों लोग क्या करेंगे, हसबीस और जम्पर उनकी संरचना, प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए मिला है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, किस लिए मिला है, तो बेकर को मिला है प्रोटीन के डिजाइन के लिए, और हसबीस और जम्पर को मिला है प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए, ठीक है। बेकरी जम्पर हंस दी, बेकरी जंप कर किया तो क्या हुआ, हंस दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। साहित्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक नाम है साहित्य, किसको मिला है, हांगकांग को, ठीक है, हांगकांग को मिला है। कहाँ की है, दक्षिण कोरिया के लेखक हैं, ठीक है। उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए मिला है, ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है हांगकांग को, दक्षिण कोरियाई लेखक हैं, उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शांति में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है। निहोन हिंडोक्यो को, निहोन हिंडोक्यो एक संस्था है जो जापानी संगठन है जो काम करती है परमाणु हथियारों को रोकने के लिए, परमाणु हथियारों को मुक्त विश्व बनाने के लिए प्रयासों के लिए, तथा गवाहों के बयानों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। तो परमाणु हथियारों को रोकने के लिए काम कर रहा है कौन, निहोन हिंडोक्यो, ठीक है, एक संस्था है, शांति के क्षेत्र में काम करता है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में रखना साइमन जॉनसन और रॉबिन्सन, जॉनसन रॉबिन्सन और एस मोगलू, ठीक है, जॉनसन रॉबिन्सन मोगलू, याद हो जाएगा, जॉनसन रॉबिन्सन मोगलू। मोगली क्या है, जॉनसन और रॉबिन्सन के साथ घूम रहा है, ठीक है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए। मोगली कहाँ जा रहा है, जॉनसन और रॉबिन्सन के पास, ठीक है, काय के लिए है, ये बताता है कि काम क्यों कर रहा है, किस लिए मिला है, संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इसका अध्ययन करने के लिए मोगली कहाँ गया था, जॉनसन और रॉबिन्सन के पास, ठीक है। एस मोगलू, डेरान एस मोगलू किस पास गया था, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। तो ये आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है, जॉनसन और रॉबिन्सन याद करना, और मोगली किस पास गया था, जॉनसन रॉबिन्सन के पास, काय के लिए, इस संस्था कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है इसका अध्ययन करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज, अब आ गया क्वेश्चन, अभी तक नाम बताइए। तो मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस गैरी रुकवुन, ठीक है, दो लोग को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवुन, ठीक है, विक्टर गैरी बताया था मैं, ठीक है। कुछ भी याद कर लो यार, एक चीज याद होना चाहिए, ट्रिक ना हो तो कम से कम एक उसका टाइटल याद होना चाहिए। तो विक्टर गैरी को मिला है मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबेल प्राइज 6 क्षेत्र में दिया जाता है, शारीरिक विज्ञान या चिकित्सा क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चिकित्सा, भौतिक, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ लेते हैं। यह प्राइज वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, उनकी वसीयत के आधार पर दिया गया था। 1901 में पहली बार पुरस्कार दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल का आज 355 पेटेंट है। उन्होंने डायनामाइट को उपाधि की वजह से ज्यादा जानते हैं, इसलिए डायनामाइट सर्वाधिक विनाशकारी था, इसी वजह से अपना संपत्ति उन्होंने क्या कर दिया, दान कर दिया। शांति का नोबेल प्राइज कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। शांति का नोबेल प्राइज कहाँ मिलता है, नॉर्वे में मिलता है। बाकी सारी कैटेगरी के प्राइज स्वीडन में दिए जाते हैं, ठीक है। तो अपना शांति बस कहाँ मिलता है, नॉर्वे में। नॉर्वे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, शांति मिलेगा, बाकी सब स्वीडन में, ठीक है। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने क्या लिखा था, जन गण मन अवामार सुनार बंगला, ठीक है। चलिए, मेडिसिन के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवुन को नोबेल प्राइज मिला है, तो क्या के लिए मिला है, माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के क्षेत्र में। आप माइक्रो आरएनए भी याद कर लोगे तो भी बन जाएगा आपसे, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, ठीक है, इतना भी याद कर लोगे तो भी बन जाएगा। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला है चिकित्सा क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवुन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोज कब हुआ था, 1992 हुआ था, लेकिन इसके कुछ वर्षों बाद इसके महत्व का पता दुनिया को चला। इसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में काफी इस्तेमाल किया जाने लगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कि किस क्षेत्र में मिला है, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है तो हांगकांग को, दक्षिण कोरियाई लेखक हैं, उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला तो हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, है ना, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, ठीक है। फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, किस लिए मिला है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क, एआई के लिए, आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क या आर्टिफिशियल एआई के लिए, नेटवर्क के लिए मिला है, सांख्यिकी भौतिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से बनेंगे नहीं, तो मैं याद रखना, सभी जो है एआई के गॉडफादर कहे जाते हैं, याद रखना। एआई के गॉडफादर कौन कहे जाएंगे,
ये जो भी विजेता बने हैं दोनों, जेफरी हिंटन और जॉन हाफफील्ड कौन है, एआई के गॉडफादर कहे जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एआई के गॉडफादर काय के लिए मिला है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एआई के विकास के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, रसायन के क्षेत्र में किसे मिला है, बताया था डेविड जंप करके क्या कर दिया, हंस दिया, तो डेविड बेकर है ना, जॉन जंपर और हसाबिस दिया नहीं है, हाँ हसाबिस, डेमिस हसाबिस, यहाँ पे डेमिस हसाबिस होगा। ठीक है, डेविस बेकर और डेमिस हसाबिस। ठीक है, ये देखो डेविस बेकर और कौन आएगा, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर, और बेकरी जंप कर क्या कर दिया, हंस दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लिए अवार्ड मिला है, तो इनको कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और डेविस हसाबिस जॉन एम जंपर को प्रोटीन की संरचना के लिए मिला है। ठीक है, चलिए यार बाकी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के विजेता कौन है, तो निहोन हिंडोक्यो, कहाँ के है, जापानी संगठन है और परमाणु क्षेत्र में काम करते हैं, परमाणु को रोकने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ मैं बता दिया हूँ, विश्व में परमाणु को रोकने के लिए काम करता है। अगस्त 1945 से परमाणु विस्फोट हुआ था आपके हिरोशिमा नागासाकी में, वैसे विनाशकारी मानवीय परिणाम के बारे में जागरूक करने के लिए यह संस्था प्रतिबद्ध है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है डेरॉन एम एस मोगली बताया था, मोगली किस वजह से गया था, जॉनसन और रॉबिन्सन के साथ, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज किसको मिला है, नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र में मोगली किस बात था, जॉनसन रॉबिन्सन के साथ, डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। बताता है कि संस्था कैसे काम बंद करती हैं, कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है, इसका अध्ययन कौन किया था, मोगली करने का था, पास जॉनसन और रॉबिन्सन के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स 2024 विजेता नाम बताइए, रिया सिंघा, सॉरी मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया है वो। ठीक है, मिस यूनिवर्स कौन है, मिस यूनिवर्स है विक्टोरिया, यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स में कौन आएगी, विक्टोरिया, जबकि मिस वर्ल्ड है विक्टोरिया क्रेजर, मिस वर्ल्ड विक्टोरिया, विक्टोरिया क्रेजर। ठीक है, विक्टोरिया को तो भी चल जाएगा। ठीक है, सॉरी मिस वर्ल्ड वो है यार, सॉरी जो अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, मिस वर्ल्ड, चलो अभी याद आएगा बता दूंगा। ठीक है, मिस वर्ल्ड जो है आपकी, मिस यूनिवर्स है विक्टोरिया क्रेजर और पेजिस्कोवा है, पेजिस्कोवा। ठीक है, पेजिस्कोवा, पेजिस्कोवा मिस वर्ल्ड है, पेजिस्कोवा। ठीक, चलिए ऐसा कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं एक बता दे रहा हूँ। मिस यूनिवर्स कौन है, विक्टोरिया क्रेजर, जिसका पूरा नाम है विक्टोरिया क्रेजर थेल्विग और डेनमार्क के रहने वाली है। ठीक है, डेनमार्क रहने वाली है, मिस यूनिवर्स है, और मिस वर्ल्ड में कौन है, पेजेस्कोवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत की रिया सिंघा ने टॉप 30 तक अपना जगह बना पाई, तो भारत की रिया सिंघा टॉप 30 जगह पाई, या मैक्सिको में आयोजित होने में प्रतियोगिता की थी, मतलब मैक्सिको में 16 नवंबर को आयोजित हुआ था प्रतियोगिता, जहां पे उन्होंने शिरकत किया था। इस प्रतियोगिता में अमेरिका की मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन आयोजित करवाती है, जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए पहले विजेता कौन थी, फिनलैंड की आर्मी कुसेला थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, डोमिनिका ऑर्डर ऑफ अवार्ड। ठीक है, पीएम मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान मिला है। वहां की राष्ट्रपति सिल्वनी बर्टन ने 19 से 21 नवंबर तक गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे। ठीक है, अवार्ड के लिए क्यों चुना गया मोदी जी को, एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन 70,000 खुराक वहां उपलब्ध कराया था। डोमिनिका राजधानी है रोजो। ठीक है, राष्ट्रपति सिल्वन बर्टन। नाइजीरिया किस भारतीय को अपना दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, नाम में लगा हुआ है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर किसको मिला है, मोदी जी को मिला है। ठीक है, यह अवार्ड नाइजीरिया के राष्ट्रपति बेला अहमद टिनुबू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। प्रधानमंत्री नाइजीरिया के 2 दिन के अवसर पर गए थे, उनको 21 तोपों की वहां पर सलामी दी गई। यह पहले सिर्फ एकमात्र विदेशी यूनाइटेड किंगडम की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ को यह सम्मान मिला था, और ऐसा पाने वाले दूसरे हैं। पहली बार किसको मिला था, एलिजाबेथ को मिला था, तत्कालीन महारानी थी एलिजाबेथ, और दूसरे पाने वाले हमारे मोदी जी हैं। ठीक है, नाइजीरिया में चौथे भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा है। इससे पहले मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू ने यात्रा की थी। ठीक है, राजधानी है अबुजा। गल्फ ऑफ गिनी में आता है, गल्फ गिनी की खाड़ी में। किस कैरिबियाई अमेरिकी देश ने
मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने का ऐलान किया? डोमिनिका। पढ़े हम लोग, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर किसको मिला है? मोदी जी को मिला है, ठीक है, एस्ट्राजेनिका दवाई के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोमिनिका रंडो जो पढ़ चुके हैं। 55वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके लिए चुना गया? तो फिलिप नॉयस। ये इंपॉर्टेंट है कि 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा में। उसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? फिलिप नॉयस को, जो कि ऑस्ट्रेलियाई डायरेक्टर हैं, ठीक है। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार किसे मिला है? इंपॉर्टेंट है, सामंथा हार्वे को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर किसको मिला है? ठीक है, सामंथा हार्वे को क्या मिला है? ऑर्बिटल के लिए मिला है सामंथा हार्वे, ठीक है। सामंथा हार्वे ब्रिटिश लेखिका है, ठीक है। और आपका कैरोस, कैरोस के लिए मिला है, कैरोस के लिए मिला है आपको इंटरनेशनल बुकर, ठीक है। और आप लोग बताइए कि कैरोस की लेखिका कौन है, ठीक है। कमेंट में आप बताना कि कैरोस की लेखिका कौन है जिनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक। चलिए, उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार मिला है सामंथा हार्वे को, और कैरोस के लिए मिला है इंटरनेशनल बुकर। उसकी लेखिका कौन है आप लोग बताओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामंथा हार्वे ब्रिटिश लेखिका है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित आश्चर्य से भरे उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीता है, ठीक है। अंतरिक्ष स्टेशन नाम सही है, ऑर्बिटल, ऑर्बिट कहाँ होगा? अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष पर स्टेशन पर आधारित आश्चर्य से उपन्यास ऑर्बिटल के लिए पुरस्कार जीता है, ठीक है। उन्होंने 6 अंतरिक्ष यात्री की 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखे हैं। उन्होंने बोला है कि हार्वे ने उपन्यास में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए गए कुछ सामान्य दिन के बारे में लिखा है कि उन्होंने अंतरिक्ष में क्या क्या बिताया था, जहां पे कई में से उन्होंने नवीनतम 6 अंतरिक्ष यात्री, 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची में सबसे अधिक दान करने वाली व्यक्ति कौन है? तो शिव नडार है। हमेशा यही रखते हैं, ठीक है। शिव नडार कौन है? शीर्ष पर रहते हैं हमेशा, ये HCL के फाउंडर हैं, ठीक है। HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं शिव नडार। और शिव नडार हर बार क्या करते हैं? दान करने वाले परोपकारी सूची में इनका नाम पहले आता है हर साल, ठीक है। तो एडेलविन हुरुन इंडिया ग्लोबल परोपकार सूची में फर्स्ट नंबर में कौन है? शिव नडार सर्वाधिक दान करने वाले। इनमें से किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? तो फिजी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिजी देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के नाम से, है ना। ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द फिजी के नाम से पुरस्कार मिला है श्री श्री रविशंकर को। यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति राटू विलियमी एस कोटिनिकेरे ने प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है किस देश से सम्मान मिला है? तो श्री श्री रविशंकर को फिजी देश ने सम्मान दिया है। उन्हें कुछ अन्य देशों के अलावा भी वैश्विक मानवीय योगदान के लिए शीर्ष नागरिक सम्मान दिए जा चुके हैं। फिजी की राजधानी है सुआ, ठीक है। फिजी की राजधानी क्या है? सुआ। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं रिसर्च से दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम बताइए जिनके कई टेस्ट स्पेसएक्स कंपनी ने किए हैं। तो स्टारशिप दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है, ठीक है। अपना एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स ने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को 6वां परीक्षण 20 नवंबर किया और टेक्सास USA से इसको लॉन्च कराया। तो याद रखना, दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम क्या है? स्टारशिप। स्टारशिप दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है, ठीक है। इसरो ने का GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट नवंबर 2024 में लॉन्च किया। अमेरिका की किस कंपनी का रॉकेट फॉल्कन 9 से लॉन्च हुआ? तो याद रखना, GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। GSAT-N2 क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कहां से लॉन्च हुआ है? अमेरिका कंपनी रॉकेट फॉल्कन 9 से लॉन्च हुआ है, ठीक है। भारतीय सैटेलाइट GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट अमेरिका कंपनी फॉल्कन 9 से लॉन्च हुआ है। और कौन सी कंपनी है लॉन्च करने वाली? तो फॉल्कन कौन लॉन्च करती है? स्पेसएक्स। स्पेसएक्स किसी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है, जो फॉल्कन 9 रॉकेट से भारत के GSAT-N2 एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसका वजन 4700 किलोग्राम है। इसी वजह से 14 साल के मिशन के लिए बनाया गया है। इसे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है, में और स्थापित किया जाएगा। GSAT-N2 क्या है? एक टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो इसरो की वाणिज्य इकाई है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक बैंड हाई थ्रूपुट संचार है। इसे विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दूर दराज क्षेत्रों में 5 क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा देगा, ठीक है, जिसमें 48 Gbps की स्पीड इसमें रहेगी, ठीक। अंडमान निकोबार, आइसलैंड, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप सहित दूर दराज के भारतीय क्षेत्रों में कम्युनिकेशन सर्विस देगा। GSAT-N2 हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। मतलब GSAT-N2 से अब हेलीकॉप्टर में आप जब चढ़ोगे तो आपको वहां पे
इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी। हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में क्या होता है, वहाँ पे मोबाइल को फ्लाइट करवा दिया जाता है, फ्लाइट डलवा दिया जाता है। पर अब आपको इसकी वजह से आपको सुविधा मिलेगी, आप वहाँ भी रील्स देख सकते हो, टाइम पास कर सकते हो। ठीक है, भारत सरकार आपका बहुत ख्याल रख रही है। भारत सरकार का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन नवंबर 2024 में कहाँ शुरू किया गया, तो लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख के लेह में मार्स मून एनालॉग मिशन। इस मिशन को स्पेस स्टेशन जैसा ही वातावरण और बाकी चीजें रखी गई हैं जिसमें बेस स्टेशन की चुनौतियों को निपटने में मदद मिलेगी। इसरो ने किसके सहयोग से बनाया है, ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट सेंटर इसरो के एक स्पेस स्टूडियो, लद्दाख यूनिवर्सिटी, IIT बॉम्बे, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास के परिषद से बनाया है। इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, ठीक है, तो काट दो। ठीक है, याद रखना कि पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कहाँ लॉन्च हुआ है, तो लद्दाख में हुआ है। बस आपके लिए इतना याद रखना है कि पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कहाँ हुआ है, तो लद्दाख में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो का स्पेस मिशन कैलेंडर, ये पढ़ लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या बोले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो इस बार के लिए। ठीक है, 2024 में इंसान को चंद्रमा कक्षा में घुमाकर लूनर फ्लाई बाई, इसे बोलते हैं फ्लाई बाई, वापस लेके आएगा। ठीक है, वापस आने का प्लान है, कब तक, 2025-24 तक। मतलब 24-25 तक क्या करेगा इसरो, आपको चंद्रमा कक्षा में घुमा के वापस लाने का काम करेगा। 26-27 में इसरो क्या करने वाला है, चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। तो अपना 24-25 तक हमको घुमा के लाएगा और 26 में जाकर के चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा और चंद्रमा की सतह से सैंपल लेके आएगा। ठीक है, इस बार चंद्रयान 5 नेक्स्ट आगे हो जाएगा जो कि लुपेक्स मिशन कहलाएगा। तो चंद्रयान 4 जाएगा 26-27 में और चंद्रयान 5 उसके बाद जाएगा जिसको बोलेंगे लुपेक्स मिशन। 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल लॉन्च होगा जो स्पेस में भेजा जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल भेजा जाएगा। इस दौरान स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग का डेप भी होगा। अभी डॉकिंग वाला है ना, PSLV C60 भेजा गया है और जो कि सफल हो गया है ना, डॉकिंग दो सैटेलाइट को जोड़ने वाला। तो स्पेसी स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग स्पेसक्राफ्ट स्पोडेक्स का डेप भी होगा। इसमें स्पेस में घूमते हुए दो स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ा जा सकेगा, जो कि जुड़ चुका है ना, ऐसा हो चुका है अभी PSLV C60 से। 2031 में चंद्रमा पर ह्यूमनॉइड मिशन भेजा जाएगा। 2025 में चंद्रमा पर ह्यूमनॉइड मिशन भेजेंगे। ठीक है, 2035 में भारत में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेंगे। 2035 में हमारा स्टेशन स्थापित हो जाएगा। देखो 2028 में क्या होगा, मॉड्यूल भेजा जाएगा, अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल भेजा जाएगा जो कि स्थापित कब होगा, 2035 में। 2037-38 में चंद्रमा की सतह पर भारतीय रोबोटिक ह्यूमनॉइड उतारने का प्लान है। तो 2037-38 में क्या करेंगे, हम लोग रोबोट उतार देंगे चंद्रमा की सतह पर। ठीक है, ह्यूमनॉइड रोबोट उतारेंगे। उसके बाद हम लोग 37-38 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान भेजेंगे। 37-38 में क्या बोलेंगे, 37 में शुक्रयान भेजेंगे। और 40 में चंद्रमा की सतह पर भारतीय के कदम रखने की योजना है। मतलब 40 में हम लोग चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको अब फिर से रिवाइज करते हैं। 24-25 में इंसान को चंद्रमा की कक्षा में केवल बाहर सर्कुलर एरिया में क्या करेंगे, घुमा के लाएंगे, फ्लाई बाई मिशन बोलेंगे उसको, लूनर फ्लाई बाई। 26-27 में हम लोग चंद्रयान 4 भेजेंगे। अब चंद्रयान 4 सक्सेस हो जाएगा तो इसके सतह से सैंपल लेकर के आएगा। उसके बाद हम लोग चंद्रयान 5 भेजेंगे जो कि क्या होगा, लुपेक्स मिशन होगा। नेक्स्ट 2028 में हम लोग क्या करेंगे, अपना अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल लॉन्च करेंगे और इसी दौरान क्या करेंगे, हम लोग डॉकिंग का डेप भी होगा। इसमें दो घूमते हुए स्पेसक्राफ्ट आपस में जोड़ा जा सकेगा, जो कि हमारा अभी हो चुका। PSLV C60 से हम लोग क्या करेंगे, डॉकिंग स्पेस मिशन हम लोग सक्सेस हो चुके हैं। 2031 में क्या करेंगे, ह्यूमनॉइड मिशन भेजा जाएगा जो कि 2035 में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में मदद करेगा। तो 2035 में हम 28 में हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल भेजेंगे जो कि 35 में हमारा अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित हो जाएगा, अंतरिक्ष का स्टेशन स्थापित हो जाएगा। 37-38 तक भारतीय रोबोटिक ह्यूमनॉइड रोबोट उतारेंगे, भारतीय रोबोटिक ह्यूमनॉइड रोबोट उतारेंगे और 37 में ही क्या करेंगे, हम शुक्रयान भी भेजेंगे। ठीक है, और 40 में चंद्रमा की सतह पर भारत के कदम रखने की योजना है। मतलब 40 में आपको चंद्रमा तक हम पहुंचा के लाएंगे और घुमा के लेके आएंगे आपको 40 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में विकसित दुनिया का पहला लकड़ी पैनल वाला सैटेलाइट लॉन्च किया, तो ऐसा करने वाला जापान है। जापान की कंपनी है जाक्सा। जाक्सा ने क्या किया है, लॉन्च किया है 4 इंच का लकड़ी पैनल वाले सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसेट। ठीक है, लकड़ी पैनल वाले का नाम क्या है, लिग्नोसेट। यह लकड़ी के लिए प्रयुक्त लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द रखा गया है, 4 इंच का है ये। ठीक है, 4 इंच का है, 900 ग्राम इसका वजन है। किस वृक्ष लकड़ी बनाया, तो याद रखना मैग्लेनिया वृक्ष से बनाया गया है। मैग्लेनिया वृक्ष से बनाया गया। इसे एक साथ रखने के लिए किसी पेच या गोंद का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि पारंपरिक जापानी शिल्प का प्रयोग किया जाता है। किसने विकसित किया है, तो क्योटो यूनिवर्सिटी
होमिल बिल्डर सुमियोतो फॉरेस्ट्री, ठीक है। अगर ये आदमी को याद रखना, जापान की कंपनी है जाक्सा, ठीक है, जाक्सा ने विकसित किया है, जापान स्पेस एजेंसी है ना जापान एरोस्पेस एजेंसी है, सॉरी जापान स्पेस एजेंसी। तो दुनिया का पहला लकड़ी पैनल वाला सैटेलाइट लॉन्च किया है कौन? जापान। कितने इंच का? 4 इंच का मात्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इसरो ने शुक्र ग्रह के लिए किस वर्ष तक वैज्ञानिक मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? बताया 27-28 में शुक्र भेजेंगे। तो केंद्रीय कैबिनेट में 1236 करोड़ रुपए मंजूरी की तरफ कब तक भेजना है शुक्र मिशन? तो शुक्र के लिए 2028 तक, ठीक है। 27 था शायद, अभी पढ़े थे हम लोग, देख लेते हैं एक बार। शुक्र मिशन 37, 27 कहाँ गया? 28 में, 28 में है ना। 28 में हम लोग क्या करेंगे? शुक्र मिशन भेजेंगे, ठीक है। शुक्रयान भेजेंगे 38 में, ठीक है, 28 में। तो इस मिशन के साथ वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे ग्रह की तीखी सतह और वायुमंडल का अध्ययन करेंगे ताकि यह समझ सके कि सौर मंडल के विभिन्न ग्रह कैसे विकसित करेंगे। तो इसरो ने शुक्र ग्रह के लिए किस वर्ष तक वैज्ञानिक मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? 2028, ठीक है। इसके लिए 1236 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? हाल ही में बहुत चर्चे में रहा था डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या है? साइबर फ्रॉड का एक तरीका है जिसमें ठग क्या करते हैं, आपके अवैध वसूली के लिए जांच अधिकारी का रूप बना करके वीडियो कॉल पर अरेस्ट करने के लिए डराते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास ऐसा अगर कॉल आता है तो आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और 1930 पर जैसे ही आपके पास ऐसा अगर कोई आदमी आता है और पड़ोसी की मांग करता है तो 1930 पर आप कॉल करिए। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नंबर है, ठीक है, आपके कॉल पर भी बजता होगा, ठीक है। देखो डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? डिजिटल अरेस्ट असल में साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका है जिसमें ठग पुलिस, सीबीआई, ईडी या कस्टम इनकम टैक्स या नारकोटिक्स अधिकारी बनाकर के पीड़ित व्यक्ति को कॉल करते हैं और फिर उन पर उनके करीबियों का अवैध गतिविधियों में शामिल होने का दावा लगाते हैं। इस बार स्कैमर इस मामले के लिए निपटाने के लिए तुरंत एक वीडियो कॉल की मांग करता है और उसे कॉल करने के लिए वीडियो कॉल पर अरेस्ट करने के लिए डराते हैं और बोलते हैं कि आप रूम से बाहर नहीं निकलोगे। इसके जरिए अवैध वसूली करने की कोशिश करते हैं। डिजिटल अरेस्ट होने में क्या करें, ये सारे पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या करना है, ठीक है। तो पढ़े लिखे आप समझदार हो, सब कुछ मत करना, पैसा से नहीं भेजना है। केंद्र सरकार ने इसरो को नया रीयूजेबल, फिर से प्रयोग करने योग्य रॉकेट विकास करने के लिए 8200 करोड़ लॉन्च किया। इसका नाम बताइए। तो इसका नाम है NGLV, अब नया लॉन्च हो रहा है रीयूजेबल रॉकेट। नाम है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। जैसे PSLV GSLV पढ़ रहे थे ना, अब क्या आ जाएगा? NGLV, नेक्स्ट नेक्स्ट, N फॉर नेक्स्ट, G फॉर जनरेशन, L फॉर लॉन्चिंग और V फॉर व्हीकल, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। यह रॉकेट रिकवरी मोड रिटर्न टू लॉन्च, RTLS होगा, रिकवरी मोड रिटर्न टू लॉन्च, वापस जाके आ जाएगा, ठीक है, अपना काम करके। लॉन्च होने के बाद वापस धरती पर लैंडिंग कराएगा। इस बार दोबारा उपयोग किया जा सकेगा। यह 2028 तक क्या होगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, और 2040 तक चंद्रमा पर क्या करना है? भारतीय चालक दल के उतरने की क्षमता विकसित करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम है। हम लोग क्या करना है? 2028 तक क्या करना है? अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करना है, ठीक है। और 28 में बताएंगे मिशन भेजेंगे अंतरिक्ष के लिए, 35 में अपना स्टेशन स्थापित करना है और 40 तक चंद्रमा की सतह पर हमको एक आदमी उतारना है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। NGLV में LVM3 लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 की तुलना में 3 गुना अधिक पेलोड क्षमता होगी, जो कि 1.5 गुना, तथा लागत क्या होगा? उससे 1.5 गुना अधिक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 वर्तमान में भारत का सर्वाधिक हैवी रॉकेट है। भारत की पहली, हाँ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, जो चांद की सतह से मिट्टी और चट्टान के टुकड़े सैंपल लेके आएगा 2027 तक। इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 4 कब तक लॉन्च करेंगे? 27-28 से लॉन्च करेंगे। इस बार चंद्रयान के बाद चंद्रयान 5 लॉन्च करेंगे, है ना। चंद्रयान 4 एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा, 2 फेज में होगा, मतलब इसके 2 अलग अलग स्टार्ट होंगे और जापान के साथ एक संयुक्त मिशन है। याद रखना, ये जो हमारा चंद्रयान 4 है वो किसके साथ लॉन्च किया जाएगा? जापान के साथ, ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्ट्री ने, अंतरिक्ष आयोग ने जापान के साथ संयुक्त मिशन को मंजूरी दे दी है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूपेक्स कहा जाता है इसको, ठीक है। चंद्रयान 4 क्या बोला जाता है? लूपेक्स, इंपॉर्टेंट है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूपेक्स कहा जाता है। लूपेक्स के लिए इसरो चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल किया या लैंडर से अलग एक लैंडर विकसित करेगा और उसे उम्मीद है कि भविष्य में मानव युक्त चंद्रयान मिशन भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना से भारत की पहली समुद्री विद्युत लिंक परियोजना किन 2 देशों की जगहों के बीच होगी? तो अंडमान और पारादीप के बीच होगी, जिसके लिए 31,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। तो परियोजना क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच पोर्ट ब्लेयर और ओडिशा के पारादीप के बीच बिजली कनेक्शन को जोड़ेगी। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जो कि अंडर सी 500 मेगावाट HVDC इंस्ट्रक्शन या VCCS तकनीक से युक्त होगी। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि पहली समुद्री विद्युत लिंक परियोजना है।
पहली समुद्री विद्युत लिंक परियोजना है, याद रखना, पहली समुद्री विद्युत लिंक परियोजना है। कहाँ से कहाँ तक होगा? अंडमान से पारादीप उड़ीसा तक, अंडमान निकोबार से पारादीप उड़ीसा तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे भारत का भू राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ेगा, है ना। यह भारत के क्षेत्र के ऊर्जा सुरक्षा और संभावित आसियान इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण है, आसियान देशों के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए वर्ष 2024-25 से बढ़ाकर 25-26 तक के दौरान कितनी रकम को मंजूरी दी है? 1261 करोड़। इंपोर्टेंट डाटा है, इसको याद रहना कि नमो ड्रोन दीदी योजना सब शुरू हुआ था 28 नवंबर 2023 को। नरेंद्र मोदी ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की थी। इस योजना का लक्ष्य 24-25 से 25-26 दौरान 14,500 चुने गए स्वयं सहायता समूह के ड्रोन उपलब्ध कराना है। ये सब महिलाएं स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, रोजगार सृजन करेंगे इसमें। योजना के तहत महिलाओं को 8 लाख रुपए तक के दिए जाएंगे खरीदी के लिए। ड्रोन खरीदी के लिए कितना दिए जाएंगे? 8 लाख रुपए खरीदी के लिए दिए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह के जरिए किसानों को ड्रोन किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, इससे रोजगार बढ़ेगा। ड्रोन का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए किया जा रहा है। किसान कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, तो उपकरणों खरीदी के लिए कितना दिया जाएगा? इंपोर्टेंट है, कितना? 8 लाख रुपए। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कितना रुपए जारी किया गया है? 1261 करोड़ रुपए। ठीक है, 1261 करोड़ रुपए, 1261 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। पर्यावरण से, चक्रवाती तूफान फेंगल, ठीक है, फेंगल किस समुद्र में बना है? तो फेंगल बना है बंगाल खाड़ी में। अभी सारे तूफान कहाँ आए हैं? बंगाल खाड़ी में। एक तो फेंगल हो गया, एक है दाना, ठीक है, दाना और रेमल। रेमल याद रखना, रेमल से ओमल, ओमल यानी ओमाल, नाम कौन रखा है? ओमान। ठीक है, दाना का रखा है कतर, कतर दाना, कतर दिया, दाना कौन कर दिया? कतर दिया। ठीक है, ऐसा करना, कतर दिया। चूहा क्या करता है? कतर देता है ना दाना को, दाना कतर दिया। ठीक है, रेमल ओमल, रेमल ओमल, ओमल मतलब ओमान, रेमल ओमल। ठीक है, रेमल ओमान। ठीक है, और इसको यूएई ने किया है, सऊदी अरब ने इसका नाम दिया है फेंगल का नाम। हाँ, ज्यादा को नाम आ गया फिर से। चक्रवाती तूफान फेंगल का नाम किसने दिया है? तो फेंगल का नाम किसने दिया है? सऊदी अरब में। ठीक है, फेंगल का नाम किसने दिया है? सऊदी अरब ने। इससे पहले बताया था दाना, और क्या नाम था बताया था? रेमल। ये सारे कहाँ आए हैं? बंगाल खाड़ी में। ठीक है, फेंगल का नाम सऊदी अरब द्वारा दिया गया है, और अरबी भाषा का शब्द है जिसका नाम अर्थ होता है उदासीन। ठीक है, पिछले तूफान देखो फेंगल, फेंगल आया था पुडुचेरी और तमिलनाडु में। ठीक है, नाम दिया है सऊदी अरब। दाना, दाना दिया है उड़ीसा से टकराया है, और यह क्या है? कतर में, कतर नाम दिया है। रेमल आया था मई में पश्चिम बंगाल में, और बांग्लादेश से टकराया था, नाम रखा है ओमान। देखो, एक से भारत है, यहाँ है तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर उड़ीसा, इसके ऊपर क्या है? पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल। सबसे पहले नीचे क्या आएगा? सबसे पहले आएगा तुम्हारा मई में आएगा आपका रेमल। ठीक है, रेमल क्या बताया था? ओमल, ओमल से ओमान। ठीक है, कहाँ आया है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, उड़ीसा में क्या आया है? दाना। ठीक है, और दाना क्या कर दिया था? कतर दिया था, कतर। दाना नाम किसने दिया है? कतर ने। कहाँ है? उड़ीसा में। उसके नीचे क्या है आपका? फेंगल, और फेंगल नाम किसने दिया है? सऊदी अरब ने। ठीक, सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल में रेमल, उसके नीचे उड़ीसा में आपका दाना। उड़ीसा में क्या है? दाना, दाना को ने कतर दिया, और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में क्या है? फेंगल, फेंगल क्या है? तमिलनाडु में। नाम कौन दिया है? सऊदी अरबिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्थिति की वजह से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चरण 4 को लागू किया गया? तो दिल्ली में। दिल्ली में अपना बहुत ज्यादा क्या है? पॉल्यूशन बढ़ गया है, वायु गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्थिति की वजह से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के चरण 3 को लागू किया गया? तो दिल्ली में। तो जहां भी वायु वाला आएगा तो वहीं दिल्ली ही होगा, सबसे प्रदूषित शहर है। वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा कोरल किस देश के समुद्र में ढूंढा है? तो सोलोमन द्वीप। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, इंपोर्टेंट हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। ठीक है, किस देश में खोजा है? सोलोमन द्वीप। कोरल प्रवाल या मूंगा ऐसा प्राणी है जो समुद्र में चट्टाने बनाता है, हजारों प्राणियों का एक घर होता है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में अब तक का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप मिला है, या ब्लू व्हेल, जो कि मैक्सिको खाड़ी में था। ठीक है, चैतमार द्वीप में था, उससे ही बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण COP29, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट बोल दो तो मोस्ट इंपोर्टेंट, पर्यावरण से क्वेश्चन जुड़ जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में। कब हुआ था? 11 से 22 नवंबर। याद रखना है इसको डेट, 11 से 22 नवंबर
राजधानी बाकू की अजरबैजान में, ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजन हुआ है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 29वें संस्करण कौन सा क्रम था? COP29। ये भी पूछ सकता है कि कॉप का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। और कौन सा क्रम का है? 29वें क्रम का, याद रखना 29वें क्रम का है। कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान में, ठीक है। कौन सम्मेलन 29वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया? मतलब भारत की तरफ से कौन गया है? तो कीर्तिवर्धन सिंह, ये क्या है? पर्यावरण राज्य मंत्री है, जो कहाँ गए थे? बाकू अजरबैजान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में से ज्वालामुखी माउंट लेवोटोबी लॉकी लॉकी, ठीक है, माउंट लेवोटोबी लॉकी लॉकी विस्फोट के कारण फट गया और हजारों लोगों इस इलाके से बाहर निकलना पड़ा? तो और इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फट गया था। इंडोनेशिया में क्या हो गया? लौकी लौकी हो गया। जब फटा ना ज्वालामुखी तो क्या हो गया? लौकी लौकी हो गया, ठीक है। माउंट लेवोटोबी लौकी लौकी, जब इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटा तो क्या हो गया? वहां पे लौकी लौकी हो गया। इंडोनेशिया क्या है? ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया के फ्लोरेसे द्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है, जहां पे कौन सा ज्वालामुखी फटा है? माउंट लेवोटोबी लौकी लौकी। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटा तो क्या हो गया? लौकी लौकी हो गया, ठीक है, पूरा लौकी लौकी भर गया। निधन, बिहार की कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का निधन हो गया। वो कहाँ से विख्यात थी? तो लोक गायन थी, ठीक है ना, वो गाती थी, गाना गाती थी, जो छठ गीत था, फेमस था उनका। विवेक देवराय का निधन हो गया। वह किस सलाहकार परिषद के सदस्य थे? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य थे, ठीक है, आर्थिक सलाहकार परिषद के पहले सदस्य कौन थे? विवेक देवराय, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संगठन, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 104वां सदस्य? इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। बताया था कि 101वां कौन है? नेपाल। 104वां कौन है? आर्मेनिया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? गुरुग्राम हरियाणा में। 104वां सदस्य कौन है? आर्मेनिया, ठीक है। 103वां सदस्य है सीरिया। 102वां है एंटीगुआ और बारबुडा। 101वां है नेपाल, ठीक है, 101वां नेपाल। और 100वां है पराग्वे, कम से कम इतना रखना। 100वां पराग्वे, 101वां नेपाल, 104वां क्या है? आर्मेनिया। 3 नंबर का सीरिया है और 102वां है एंटीगुआ और बारबुडा। तो याद रखना, कम से कम आर्मेनिया रखना, नेपाल रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 101वां नेपाल, 104वां आर्मेनिया, 100वां है आपका पैराग्वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के माओरी समुदाय का हक्का नृत्य चर्चा में रहा? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का जो है माओरी समुदाय, वहां का हक्का नृत्य चर्चा में रहा। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक चोगम, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, चोगम जो है राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक होती है। यह किस देश में आयोजित हुआ है? तो समोआ में, ठीक है। कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग 21 से 26 अक्टूबर को सामोआ में हुआ है। सामोआ यूके के किंग चार्ल्स तृतीय शामिल हुए थे इसमें, ठीक है, सामोआ में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन ट्रेडिंग क्या है? COP29 में मुद्दा उठाया गया था। कार्बन ट्रेडिंग क्या है, जिसके नियमों को संयुक्त राष्ट्र COP29 में मंजूरी दी है? तो ये इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे कि किसकी वजह से? इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में कार्बन ट्रेडिंग क्या है। तो कार्बन ट्रेडिंग क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करने की वजह से CO2 के खरीदी बिक्री को, कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जन करने के लिए CO2 की खरीदी बिक्री को लेकर के COP29 में कार्बन क्रेडिट का मुद्दा उठाया गया था। देखते हैं कार्बन क्रेडिट क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में, काबुल लिया, बाकू में आयोजित COP29 जलवायु वार्ता में राष्ट्र देशों के बीच कार्बन व्यापार को लेकर के नियमों को मंजूरी दी गई। कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है? कार्बन ट्रेडिंग का एक मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का व्यापार, ठीक है, जिस देश का कार्बन डाइऑक्साइड व्यापार होगा उसके देश को क्या माना जाता है? कार्बन स्टॉक माना जाता है। इसका सुझाव कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन कम करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, क्योटो ट्रीटी में साइन किया गया था। इस देशों में या तो कंपनियों को कम प्रदूषण फैलाने वाली तकनीकों को विकसित करने में पैसा लगाने के लिए कहा गया और बोला गया कि अगर ऐसा न कर पाए तो कम से कम प्रदूषण फैलाने वाले देश या कंपनी कार्बन क्रेडिट खरीद ले। कार्बन क्या करें? खरीद ले, मतलब कि जो कंपनी अपने उत्सर्जन को लक्ष्य से नीचे ले आती हैं, वे अपने अतिरिक्त क्रेडिट को उन कंपनियों को बेच सकती है जो अपने लक्ष्य को पूरा करने में संघर्ष कर रही है। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें देश और कंपनियों को एक तय मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करने की सीमा दी जाती है कि आप ज्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं करोगे। एक लिमिट दिया जाता है कि आप वहां पे कार्बन उत्सर्जन करोगे। यदि उससे ज्यादा उत्सर्जन करता है तो उस पर किसी कंपनी या कम उत्सर्जन किया था तो उससे कार्बन क्रेडिट खरीद सकता है। मतलब कि अगर ज्यादा उत्सर्जन करता है तो क्या करना पड़ेगा? उसको देश को किसी कंपनी से कम उत्सर्जन किया है उसमें कार्बन क्रेडिट खरीद सकता है। यदि उत्सर्जन करने वाला देश या कंपनी चाहे तो उत्सर्जन करने वाले देश या कंपनी को निवेश भी कर सकता है। ऐसे कार्बन उत्सर्जन की सीमा यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC तय करता है। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करना है,
ठीक है, बताया था कि 2070 तक कार्बन शून्य हमको करना है, नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, और वर्ल्ड जो है 2050 तक, वर्ल्ड ने लक्ष्य रखा है 2050 तक हमको क्या करना है, नेट जीरो यानी कि नेट कार्बन उत्सर्जन, कम कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है। भारत का लक्ष्य क्या है, 2070। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक चोगम, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो किरण रिजिजू। ठीक है, तो चोगम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व किया था, तो किरण रिजिजू गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP29 में विकासशील देशों को 2035 तक हर साल कितना क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज देने की सहमति बनी, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। तो बोला कि $300 अरब देना पड़ेगा, भारत बोला मैं नहीं दे पाऊंगा। संयुक्त राष्ट्र की 29वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ था। COP29 विकासशील देशों को 2035 तक हर साल $300 बिलियन देने की सहमति बनी है। इसका मकसद क्या है, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ जो क्या होता है, एक विकासशील देशों का समूह है, जो क्या बोलते हैं, ग्लोबल साउथ बोलते हैं। विकासशील देशों में फॉसिल फ्यूल्स में कमी करने के लिए, मतलब हम लोग क्या बोला, फॉसिल फ्यूल्स जो जीवाश्म ईंधन है उसमें कमी करने के लिए, बढ़ावा देना, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए तैयार करना और इससे होने वाले नुकसान को दूर करने में मदद करना है। ग्लोबल साउथ क्या है, एक शब्द है जो दक्षिणी गोलार्ध के उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कम विकसित है। ऐसे में क्या होता है, जितने विकासशील देश हैं, अफ्रीका, एशिया, है ना, एशिया में इजराइल, जापान और दक्षिण अमेरिका को छोड़ करके लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई, ओशनियाई देश, इन सब आते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल नहीं है। ठीक है, ग्लोबल साउथ शब्द उन शब्दों का परिवार का हिस्सा है जिसमें तीसरी दुनिया के देश करते हैं। ग्लोबल साउथ क्या है, तीसरी दुनिया के देश वाले को क्या बोलते हैं, ग्लोबल साउथ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीसरी दुनिया के देश कौन है, ग्लोबल साउथ, जो क्योंकि विकासशील देश है। COP29 क्या है, संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 29वीं बैठक है, संयुक्त राष्ट्र की जलवायु संबंधी मुद्दे पर। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का कन्वेंशन। 1998 पार्टी शामिल हुई थी, 1998 देश शामिल हुए थे। पहली बैठक 95 में हुआ था, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। ठीक है, इसे UNFCCC में शामिल सदस्यों का सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, कॉप के अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ठीक है, आबादी वहां के 1 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मीटिंग में यूनाइटेड किंगडम के सम्राट चार्ल्स तृतीय पर दासता के इतिहास की क्षतिपूर्ति देने का दबाव डाला गया। तो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, तो राष्ट्रमंडल सदस्य यूनाइटेड किंगडम के सम्राट चार्ल्स तृतीय पर बोला गया कि दासता के इतिहास की क्षतिपूर्ति दो। आप हमको क्या बनाए हो, दास बनाए हो, और आप हमको क्या दोगे, आप क्षतिपूर्ति दोगे। वैसे भी इंग्लैंड अभी जूझ रहा है ना, क्या क्षतिपूर्ति दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICA अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 भारत में पहली बार किस समय हुआ, नई दिल्ली। जितने भी सम्मेलन कहाँ होता है, नई दिल्ली में होते हैं। इसमें सहकारिता वर्ष कब मनाया जाएगा, 2025 में। 2025 जो है आपका सहकारिता वर्ष है। ठीक है, आज 2025 क्या है, सहकारिता वर्ष है। ठीक है, और जितने भी सम्मेलन कहाँ हो रहे हैं, नई दिल्ली में हो रहे हैं। ICA का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का सम्मेलन कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में। उद्घाटन कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, सम्मेलन का विषय क्या है, सहकारिता एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 6 जुलाई को। ठीक है, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, मैंने बोला था 2025 को। 2025 को क्या बोला है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। किस इंटरनेशनल कोर्ट ने नवंबर 2024 में इजराइल के PM खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सॉरी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ICJ कोर्ट अलग होता है और ICC अलग होता है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, किसके खिलाफ ICC गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के PM हैं, पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट और हमास के पूर्व कमांडर मोहम्मद दाइफ के खिलाफ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पढ़ लो कि मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है, और ICJ का भी मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है, लेकिन ये कोर्ट अलग है। यह अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अलग है। प्रेसिडेंट है इसके टोमोको अकाने। ठीक है, वर्तमान में ICC के प्रेसिडेंट कौन है, टोमोको अकाने। 1 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी, और वो UN का संगठन ICJ। ठीक है, यह कोर्ट इंटरनेशनल ट्रीटी रोम स्टेचू ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तहत बना है, जो कि 17 जुलाई 1998 को साइन करता है। जिसमें सदस्य देश है 121, जिसमें 31 ऐसे देश हैं जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन इसमें मान्यता नहीं दी है। ठीक है, अमेरिका, रूस और यूक्रेन 31 देशों में शामिल है, ये ICC के सदस्य नहीं है। ठीक है, भारत और चीन के रोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, इसलिए ICC के सदस्य भारत में नहीं है। ठीक है, भारत और चीन ने रोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, रोम समझौता के तहत हुआ था। ठीक है, रोम ट्रीटी के तहत हुआ था, तो रोम में शामिल नहीं हुआ है भारत, इसलिए इसका सदस्य नहीं है। हम ICC के हैं, ICC के नहीं है। ICC का अधिकार क्षेत्र में कहता है 123 देश आते हैं। भारतीय नागरिक जस्टिस दलवीर भंडारी ICC के जज हैं। ठीक है, ICC के जज बने हैं भारतीय नागरिक दलवीर भंडारी। G20 शिखर सम्मेलन किस देश और उसके शहर में आयोजित हुआ,
तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, इंपॉर्टेंट है। 18 और 19 नवंबर को हुआ है। G20 समिट के समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? ब्राजील के राष्ट्रपति लूलो डी सिल्वा। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लूलो डी सिल्वा। ये इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 18 और 19 नवंबर को। ठीक है। G20 समिट कहाँ होगा अगला? ठीक है, फ्रांस में। ठीक है। 2023 में भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। ठीक है। इसका थीम था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, ये थीम था। अगला कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। 2024 में कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ है। 2025 में, सॉरी, फ्रांस में। G20 समिट कहाँ? ये नहीं है कुछ। ठीक है, 2024 में होगा ब्राजील में हुआ है, और 2025 में होगा दक्षिण अफ्रीका में, और 2026 में कहाँ होगा? यूएसए में। ठीक है, तो याद रखना ये है नेक्स्ट वाला आपको। 2025 में कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। 2026 में यूएसए में। इस बार कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ है। तो नेक्स्ट वाला याद रखना, इस साल कहाँ होने वाला है? G20 समिट साउथ अफ्रीका में होने वाला है, और अभी कहाँ हुआ है? ब्राजील में। इससे पहले कहाँ हुआ था? इंडिया में। कौन से क्रम का है? तो G20 इस बार 20वें क्रम का होगा ये। ठीक है, G20 सम्मेलन ये 19वें क्रम का था, अभी ये क्या होगा? 20वें क्रम का। 20वें क्रम का ब्राजील वाला। ठीक है, क्रम पूछ देता है। ये 21वें क्रम का होगा, और ये 22वें क्रम का होगा। 19वां हमारे यहाँ था। ठीक है। G20 ये 20 उभरते हुए देशों का समूह है जो शक्तिशाली देश है, और 1999 में इन्होंने संगठन बनाया था। वित्तीय संगठन पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था इस संगठन ने। G20 का उद्देश्य क्या है? मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। ठीक है, इसमें 21 देश हैं। ठीक है, 2024 के समिट में इसे G20 नाम जाना था। G20 अब U21 हो गया है। यूरोपियन, एक्चुअली इसमें 19 देश हैं और 2 संगठन है। ठीक है, 19 देश हैं और 2 संगठन है। 2 संगठन में यूरोपियन यूनियन EU और अफ्रीकन यूनियन AU शामिल है। ठीक है, इसका कोई सचिवालय नहीं होता है। जहां इसका समिट होता है वहीं उसका सचिवालय हो सकता है, हो जाता है। इस बार कहाँ होगा? ब्राजील में। नेक्स्ट कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अगला कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। उसका नेक्स्ट बार यूएसए में होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष फिर से चुना गया है। तो नेक्स्ट फिर से चुना गया है भारत और फ्रांस को। वही संस्थापक देश है, उनको फिर से चुन लिया गया है, अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच में लगभग 121 देश हैं। इनके बीच को समझौता हुआ है कि क्या करना है, दो सभी को जोड़ना है। अब मुख्यालय इसका है गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, ISA का मकसद क्या है? सौर ऊर्जा को कुशल खपत के लिए काम करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा पहुंच को सुविधाजनक बनाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना, पर्यावरण अनुकूल भविष्य के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, बाकी बता चुके हैं। ISA गठन कब हुआ था? 30 नवंबर 2015 को पेरिस समझौते के तहत हुआ था। भारत और फ्रांस इसके मतलब संस्थापक देश है। ठीक है, और इसका मुख्य अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष भी है। ठीक है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में। ISA सौर गठबंधन का नया महासचिव किस नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। ISA का नया महासचिव, ISA का नया महासचिव किस नियुक्त किया गया है? आशीष खन्ना को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ISA का नया महासचिव कौन है? आशीष खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश से श्रीलंका के प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार कौन बने? हरिनी अमरसूरिया। बताया था प्रधानमंत्री कौन है? हरिनी अमरसूरिया। और वहां के जो CM है वो कौन है? अनुरा कुमार दिसानायक है। राष्ट्रपति कौन है? अनुरा दिसानायक है, राष्ट्रपति। श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमार दिसानायक है। ये देखो, अनुरा कुमार दिसानायक है, वहां के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, श्रीलंका का राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक ने 18 नवंबर को हरिनी अमरसूरिया को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। तो यहाँ के श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? हरिनी अमरसूरिया, और राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमार दिसानायक है। ठीक है, जापान की संसद ने दूसरी बार 11 नवंबर को प्रधानमंत्री चुना, तो शिगेरू इशिबा। तो जापान के संसद ने दूसरी बार चुना है प्रधानमंत्री को, चुना है शिगेरू इशिबा। ठीक है, फुमियो किशिदा थे पहले, अभी फुमियो किशिदा खत्म हो गए। अब नेक्स्ट कौन आ गया? शिगेरू इशिबा। तो जापान के अब नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? शिगेरू इशिबा। जापान का रखना, नए प्रधानमंत्री कौन है? शिगेरू इशिबा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में किस उम्मीदवार को बहुमत हासिल हुआ? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप वहां के 47वें राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 20 जनवरी को शपथ ले लिया है और ये प्रचंड जीत गए हैं। इससे पहले ये याद रखना, रिपब्लिकन पार्टी से हैं। इनकी पार्टी का चिन्ह क्या था? हाथी। और कमला दीदी का, कमला बुआ का, हमारा हाथी का था गधा। ठीक है, तो ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। इनकी चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह था हाथी, और कमला दीदी का था गधा, कमला का। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ फूल छाप और पंजा होता है,
वहाँ पे क्या है, अमेरिका में हाथी और गधा चलता है, ठीक है। तो हाथी जीत गया, गधा हार गया। गधा में कौन थी, कमला दीदी क्या थी, गधा। इससे पहले 2017 से 21 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके थे। यह पहले आदमी है, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कमला हैरिस चुनाव हार गई है। ये मतलब कि ये जो दूसरी बार बनने वाले हैं, है ना, ऐसे राष्ट्रपति हैं। ट्रंप ने 132 साल के रिकॉर्ड को दोहराया है। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति ग्रोवर क्लेवलैंड, है ना, और के बाद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल के बाद व्हाइट हाउस में वापसी की है। तो ये दूसरे ऐसे वहां के कौन है, राष्ट्रपति है। पहले राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति ग्रोवर क्लेवलैंड, ठीक है। अमेरिका में हर 4 साल में चुनाव होता है, और ऐसे दूसरा राष्ट्रपति हैं जो कि एक बार गैप के बाद राष्ट्रपति बने हैं, और ये ऐसे दूसरे हैं, ठीक है। ट्रंप कब शपथ लेंगे बता दिया था, 20 जनवरी को शपथ लेंगे। हाँ, शपथ ले चुके हैं, लेंगे क्या, ले चुके हैं, ठीक है। इनकी नीति क्या थी, अमेरिका फर्स्ट नीति, व्यापारिक नीति, ईरान परमाणु समझौता और जलवायु समझौता को लेकर के आए थे चुनाव में, घोषणा में। नेक्स्ट हो जाए, अमेरिका के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। अमेरिका अगले उपराष्ट्रपति कौन है, जेडी वेंस, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, और उपराष्ट्रपति कौन है, जेडी वेंस। ये संयुक्त राज्य की सीनेट की अध्यक्षता कराने का अधिकार है इसको, ठीक है। संयुक्त राज्य में से हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, वहाँ पे सीनेट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे सीनेट, संयुक्त राज्य की सीनेट की अध्यक्षता करने का अधिकार किसको है, जेडी वेंस को। मतलब उपराष्ट्रपति कहाँ होगा, राज्यसभा में बैठेगा। जैसे हमारे राज्यसभा होता है, वहाँ पे क्या होता है, सीनेट होता है, ठीक है। तो मतलब अमेरिका का राज्यसभा है कौन, सीनेट, और वहाँ कौन बैठेंगे, जेडी वेंस, ठीक है। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ड्यूमा बोको, ठीक है। बोको, बोत्सवाना में कौन है, बोको, ठीक है। चलिए चलिए, हमारा लास्ट खत्म होने वाला है, और ये दिवस आ चुके हैं हम लोग। तो दिवस में आज देखते हैं, मुख्य दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 5 नवंबर को, ठीक है। शिशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 7 नवंबर को। ये इंपॉर्टेंट है, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को। रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। शिशु 7, राष्ट्रीय शिक्षा 11। निमोनिया दिवस 12, इंपॉर्टेंट है। विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है। चिल्ड्रन डे के दिन क्या होता है, मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। जनजाति गौरव दिवस और इंपॉर्टेंट है, ये 15 नवंबर, ठीक है। जनजाति गौरव दिवस किस नाम पर मनाया जाता है आपका, जनजाति गौरव दिवस आपके बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर, ठीक है। 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। मिर्गी दिवस 17 नवंबर। शौचालय दिवस इंपॉर्टेंट है, पूछा एग्जाम में व्यापम के। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर मनाया जाता है। 19 नवंबर को किसका बर्थडे है, इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी बर्थडे याद करना, शौचालय दिवस, ठीक है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर। बाल दिवस 20 नवंबर। वर्ल्ड हेरिटेज वीक 1925 नवंबर मनाया जाता है। विश्व विरासत सप्ताह। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर। टेलीविजन 21 तारीख क्या करना है, टेलीविजन देखना है, 21 नवंबर को टेलीविजन देखना है। संविधान दिवस बता चुका हूँ 26 नवंबर, ठीक है। संविधान लागू हुआ था, संविधान दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यटन संरक्षण दिवस याद रखना 26 नवंबर को। विश्व पर्यटन संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, और राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को। चलिए, इसी के साथ जो हमारा आज का जो नवंबर महीने करंट अफेयर था यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।